नमस्कार बच्चों। कल हमने ऊष्मा उपचार के बारे में पढ़ा था। ऊष्मा उपचार क्या होता है, ऊष्मा उपचार क्यों की जाती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके अलावा स्टील की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था कि स्टील की आंतरिक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है और स्टील के तापमान के बारे में पढ़ा था। जब उसको गर्म या ठंडा करते हैं तो उसमें जो तापमान बनते हैं वो उस तापमान के बारे में पढ़ा था। जैसे लोअर क्रिटिकल तापमान है, अपर क्रिटिकल तापमान है या ट्रांसफॉर्मेशन रेंज है, इसके बारे में। आज आते हैं ऊष्मा उपचार की विधि। ऊष्मा उपचार की अलग अलग विधियाँ होती है, जिसमें पहली विधि है कठोरता, हार्डनिंग जिससे कहते हैं। हार्डनिंग होती है वो स्टील पार्ट्स को कठोर करने के लिए की जाती है। स्टील जो पार्ट होता है उसमें हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। स्टील को हार्ड करने या हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। मतलब उसमें जितनी कार्बन की मात्रा होती है उसी के अनुसार उसमें हार्डनेस का गुण लाया जाता है। तो हार्डनिंग प्रक्रिया होती है कि किसी धातु को हार्ड करने की प्रक्रिया को हार्डनिंग कहते हैं। स्टील के अंदर हार्डनिंग प्रक्रिया होती है वो उसके कार्बन के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद में आता है उद्देश्य, हार्डनिंग क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका पहला जो उद्देश्य है हार्डनिंग का वो ये है कि हार्डनिंग होती है वो स्टील के पार्ट्स को घिसावट को रोकने के लिए की जाती है। मतलब पार्ट्स को घिसने से रोकने के लिए हार्डनिंग प्रक्रिया की जाती है, उसको हार्ड किया जाता है जिससे पार्ट्स है वो कम घिसे। दूसरा पॉइंट आता है कि स्टील को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाने के लिए, मतलब स्टील जो पार्ट्स है या स्टील जो है वो दूसरे धातु को आसानी से काट सके, इसके लिए भी हार्डनिंग प्रक्रिया की जाती है। और तीसरा पॉइंट है कि स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब स्टील के अंदर मजबूती को बढ़ाने के लिए भी ऊष्मा उपचार की जाती है। तो ये तीन रीजन बताए मैंने, कठोरता करने के या हार्डनिंग करने के। उसके बाद में आता है हार्डनिंग विधि। हार्डनिंग विधि में क्या होता है, किस प्रकार से हार्डनिंग की जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है कि इस विधि में स्टील के अपर क्रिटिकल तापमान के लगभग 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। मतलब जो स्टील पार्ट्स होता है उसको उसके अपर क्रिटिकल तापमान, कल मैंने आप लोगों को तापमान के बारे में बताया था, लोअर क्रिटिकल तापमान, अपर क्रिटिकल तापमान और क्रिटिकल रेंज। लोअर क्रिटिकल तापमान वह तापमान होता है जब स्टील की आंतरिक संरचना होती है वो जिस तापमान पर बदलना शुरू होती है वह तो उसका लोअर क्रिटिकल तापमान कहलाता है, और जिस तापमान के ऊपर उसकी आंतरिक संरचना बदलनी बंद हो जाती है वह अपर क्रिटिकल तापमान कहलाता है। तो इस विधि के अंदर, हार्डनिंग विधि के अंदर, स्टील के पार्ट्स को उसके अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक और अधिक गर्म किया जाता है। ये तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है। मतलब जैसे पार्ट्स की मोटाई होती है उसी के अनुसार उसको पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है उस तापमान को, जिससे क्या होता है, कार्य होता है वो अंदर तक पूरी तरह गर्म हो जाता है। मतलब जिस पार्ट्स को हार्डनिंग करना होता है, कठोर करना होता है, वो पार्ट्स अच्छी तरह से अंदर तक पूरा गर्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में उस गर्म स्टील पार्ट्स को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पार्ट्स है वो आसानी से हार्ड हो जाती है। जो स्टील पार्ट्स है वो आसानी से हार्ड हो जाती है जितना उसको जल्दी ठंडा करेंगे। उसके बाद में आता है कि कठोरता करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो कठोरता करते समय एक सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि कार्य को निश्चित तापमान तक ही गर्म करना चाहिए। मतलब जो स्टील पार्ट्स होता है या जिसको कठोर किया जाता है उसको उसके निश्चित तापमान तक ही गर्म करना चाहिए।
अगर कम तापमान पर गर्म करेंगे तो स्टील होगी वो हार्ड नहीं होगी, मतलब पार्ट्स ऊपर से गर्म हो गया लेकिन अंदर से गर्म नहीं हुआ, तो वो पार्ट से पूरा है वो हार्ड नहीं होगा। और अधिक तापमान पर गर्म करने पर स्टील है वो पार्ट्स है वो ख़राब हो जाता है। स्टील जो पार्ट्स होता है ज़्यादा गर्म करने पर स्टील पार्ट्स है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हार्डनिंग करते समय इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य को जितना जल्दी ठंडा करेंगे वह उतना ही हार्ड होगा, मतलब जितना उसको जल्दी ठंडा करेंगे पार्ट्स है वो उतना ही जल्दी हार्ड, उतना ही अधिक हार्ड होगा। कार्य को ठंडा करने के लिए पानी, ब्रायन तेल और तेज हवा का प्रयोग किया जाता है। मतलब कार्य को जल्दी से ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, ब्रायन तेल और हवा का प्रयोग किया जाता है। पानी और ब्रायन होता है वो प्राय प्लेन कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब पानी और ब्रायन होता है वो प्लेन कार्बन स्टील के लिए प्रयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए। ब्रायन होता है कि प्रति गैलन पानी में लगभग 8% प्रति गैलन पानी में 8% रॉक साल्ट मिलाकर जो घोल बनाया जाता है उसे ब्रायन कहते हैं। मतलब प्रति गैलन पानी के अंदर 8% रॉक साल्ट मिलाकर जो घोल बनता है उसे ब्रायन कहते हैं। ब्रायन के प्रयोग से ये लाभ होता है कि हार्डनिंग करते समय पानी के अंदर बुलबुले नहीं बनते, पानी के अंदर क्या नहीं बनते, बुलबुले नहीं बनते, और हार्डनिंग होती है वो अच्छी होती है। तेल का प्रयोग है वो प्राय एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। तेल का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। इसके लिए कई प्रकार के तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा तेल वह होता है जिसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अधिक होता है। हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन के लिए तेज हवा का प्रयोग किया जाता है, मतलब उसको ठंडा करने के लिए तेज हवा का प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन के लिए। इसके अलावा हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग करने के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है। प्री हीटिंग में पहले उसे गर्म किया जाता है, उसके बाद में हार्डनिंग की जाती है। तो ये विधि थी हार्डनिंग विधि, जिसके द्वारा किसी पार्ट्स को हार्ड किया जाता है, जिसमें मैंने यहाँ आपको स्टील पार्ट्स को उदाहरण देकर स्टील पार्ट्स को हार्ड करने की विधि बताई है। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, टेम्परेरिंग। दूसरा पॉइंट होता है टेम्परेरिंग। टेम्परेरिंग क्यों की जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला होता है कि जब स्टील पार्ट्स या कटिंग टूल्स को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है। मतलब जब पार्ट्स को गर्म करते हैं, पार्ट्स को हार्ड करते हैं, कठोर करते हैं, तो उसके अंदर भंगुरता का गुण आ जाता है। भंगुरता का गुण, जिससे उसको चोट लगने पर वो जल्दी से टूट जाता है, वो गुण कहलाता है भंगुरता का गुण। तो जब किसी पार्ट्स को या स्टील पार्ट्स को हार्ड करते हैं तो हार्डनिंग होने के साथ साथ उसमें भंगुरता का गुण आ जाता है, तो उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है, इसलिए उसको टूटने का भय रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परेरिंग की जाती है, मतलब भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परेरिंग की जाती है। इसमें कुछ भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। इसकी विधियां हैं अलग अलग। टेम्परेरिंग 2 विधियों के द्वारा की जाती है, सिंगल हीटिंग विधि और डबल हीटिंग विधि। टेम्परिंग प्रक्रिया है वो 2 विधियों से की जाती है, सिंगल हीटिंग विधि और डबल हीटिंग विधि। जिसमें पहली विधि है सिंगल हीटिंग विधि। अब इसमें क्या होता है सिंगल हीटिंग विधि के अंदर, कि इस विधि में कार्य को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिक गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में कार्य को तुरंत पानी में
कुछ निश्चित लंबाई तक ठंडा किया जाता है। मतलब जिस पार्ट की जिस भाग की टेम्परेरिंग करनी होती है उस भाग को उस निश्चित लंबाई तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद में कार्य को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पीछे की जो गर्मी होती है वो हार्ड किए हुए पार्ट स्थान की ओर बढ़ती है और उस पर कई रंग आने लगते हैं। मतलब उसका रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है। जब निश्चित रंग आ जाए तो कार्य को या टूल को पूरी तरह से ठंडा कर लिया जाता है। मतलब जिस रंग पर वो उसको रखना होता है, जब वो रंग आ जाए तो कार्य को पूरा उस समय उस कार्य को पूरा ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार हार्डनिंग और टेम्परिंग कार्य को एक बार गर्म करके ही की जाती है। मतलब इस विधि के द्वारा कार्य को एक साथ ही हार्डनिंग भी की जाती है और टेम्परेरिंग भी की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चीजल है, उसकी कटिंग टूल को लगभग 12 से लेकर 13 मिलीमीटर लंबाई तक ठंडा किया। मतलब उसको पूरा को गर्म करने के बाद में चीजल को जैसे पूरा गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद में उसके जो कटिंग पॉइंट होता है उस भाग को, आगे वाले जो भाग होता है उसको लगभग 12 mm से 13 mm तक लंबाई तक ठंडा किया जाता है, उसको पानी में डुबो दिया जाता है। उसके बाद में कार्य को पानी से बाहर, मतलब चीजल को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि पीछे की जो गर्मी होती है, पीछे का जो गर्मी होती है वो आगे की तरफ हार्ड किए हुए स्थान की ओर बढ़ती है और उस पर कई रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। जब निश्चित रंग आ जाता है, मतलब तालिका अलग अलग टूल्स को जब हार्डनिंग टेम्परिंग करते हैं तो उसमें कलर चार्ट होता है, तो उसके अनुसार जब उसमें निश्चित रंग आ जाता है तब उसको तुरंत ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रकार हार्डनिंग और टेम्परेरिंग कार्य एक साथ किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। दूसरी विधि होती है डबल हीटिंग विधि। डबल हीटिंग विधि में क्या होता है कि इस विधि में कार्य को 2 बार गर्म किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, कार्य को 2 बार गर्म किया जाता है। पहले हार्डनिंग विधि द्वारा कार्य को कठोर किया जाता है, उसके बाद में फिर उस कार्य को लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करके ठंडा किया जाता है। कार्बन और टूल को टेम्परिंग करने के लिए औसत तापमान होता है वो 280 डिग्री सेंटीग्रेड और हाई स्पीड स्टील व एलो स्टील के औसत तापमान होता है वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अतिरिक्त कार्य का रंग देखकर भी टेम्परिंग की जाती है। मतलब कार्य का जो रंग होता है उसके अनुसार उसको देखकर भी टेम्परिंग की जाती है। उसके बाद में आता है टेम्परिंग की विधि, टेम्परिंग के उद्देश्य। टेम्परिंग क्यों की जाती है, तो पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हार्ड किए हुए पार्ट्स में आवश्यकता अनुसार हार्डनेस और भंगुरता कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। मतलब जो हार्ड किया हुआ पार्ट्स होता है उसको आवश्यकता अनुसार उसमें हार्डनेस और भंगुरता को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि कार्य को बार बार ठंडा करने से उत्पन्न आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए, मतलब कार्य को जब गर्म करते हैं उसको बार बार ठंडा करते हैं तो उसमें आंतरिक तनाव आ जाता है, उस आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए भी टेम्परिंग की जाती है। इसके बाद में आता है तीसरा पॉइंट कि स्टील में सही आंतरिक रचना लाने के लिए, जिससे उसमें टफनेस और झटके सहन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सके। मतलब उसके अंदर उसकी मजबूती को और झटका सहन करने की शक्ति को बढ़ाया जा सके, उसके लिए भी टेम्परिंग की जाती है। तो ये थी टेम्परिंग विधि कि टेम्परिंग विधि होती है वो स्टील पार्ट्स में या हार्ड किए हुए पार्ट्स में भंगुरता को कम करके उसमें टफनेस का गुण बढ़ाने के लिए टेम्परिंग की जाती है, जो 2 विधियों से होती है, सिंगल हीटिंग विधि और डबल हीटिंग विधि। 2 विधियाँ होती है इसके अंदर, जिसमें सिंगल में हार्डनेस और टेम्परिंग दोनों एक साथ की जाती है। डबल हीटिंग के अंदर दोनों प्रक्रिया अलग अलग की जाती है, इसलिए उसको डबल हीटिंग प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स होता है वो 2 बार
गर्म किया जाता है। पहले हार्डनेस करने के लिए, उसके बाद में टेम्परेरिंग करने के लिए किया जाता है। टेम्परेरिंग होती है वो रंग को देखकर की जाती है, मतलब पार्ट्स को जब गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं तो उसमें अलग अलग रंग बदलते हैं। तो जो निश्चित रंग जब उसमें आ जाता है तो उसको तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है। इसलिए अलग अलग पार्ट्सों का रंग है वो अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद में तीसरी विधि है एनीलिंग विधि। एनीलिंग विधि होती है, उसके अंदर हार्ड किए हुए स्टील पार्ट्स को मशीनी योग्य बनाने के लिए उसे मुलायम करने की विधि होती है। मतलब जो स्टील पार्ट्स होता है हार्ड हो जाता है तो उस पर मशीनिंग कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको मशीनिंग योग्य करने के लिए उसे मुलायम किया जाता है। तो उसको मुलायम करने की विधि को ही एनीलिंग कहा जाता है। वो आता है कि एनीलिंग विधि किस प्रकार से, मैंने एनीलिंग किस प्रकार से की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें स्टील जो पार्ट्स होता है उसको एनीलिंग तापमान, मतलब अलग अलग पार्ट्स के लिए, अलग अलग धातु के लिए एनीलिंग तापमान होता है, वो अलग अलग होता है। यहाँ पर स्टील का उदाहरण लेके हम बता रहे हैं, तो स्टील का जो तापमान होता है एनीलिंग तापमान पर उसको गर्म किया जाता है। ये तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है, मतलब कार्य की मोटाई के अनुसार ये तापमान होता है वो कुछ निश्चित समय तक रखा जाता है। उसके बाद में कार्य को धीमी गति से ठंडा किया जाता है। हार्डनिंग के अंदर जल्दी ठंडा किया जाता है और मतलब कठोर करने के लिए, और मुलायम करने के लिए पार्ट्स को धीमी गति से ठंडा किया जाता है। अब इसको ठंडा करने के लिए पार्ट्स को या तो उसे भट्टी में ही ठंडा होने दिया जाता है, मतलब जिस भट्टी में उसको गर्म किया जाता है उसी में ही उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या उसे भट्टी से निकालकर रेत, चूना या राख में डाल दिया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा के अनुसार भी एनीलिंग तापमान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे 0.9% कार्बन वाली स्टील का एनीलिंग तापमान उसके अपर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री तक अधिक, तथा 0.9% से अधिक कार्बन वाले स्टील और टूल स्टील का तापमान उसके लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 डिग्री से 50 डिग्री अधिक रखा जाता है। मतलब कार्बन की मात्रा के अनुसार उसका जो तापमान है वो एनीलिंग तापमान है वो रखा जाता है। तो ये थी एनीलिंग विधि, मतलब पार्ट्स को उसके एनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद में उस पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। पार्ट्स को ठंडा करने के लिए या तो उसे भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है या फिर उसे बाहर निकालकर रेत, चूना या फिर राख के अंदर डालकर रख दिया जाता है, जिससे वो पार्ट्स है वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है और वो मुलायम हो जाता है। उसके बाद में आता है उद्देश्य। एनीलिंग विधि के क्या उद्देश्य होते हैं? तो एनीलिंग का पहला उद्देश्य है कि हार्ड स्टील को मशीनी योग्य मुलायम बनाने के लिए, मतलब स्टील जो पार्ट्स होता है जो हार्ड हो जाता है उसको मशीनी योग्य बनाने के लिए एनीलिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट है कि स्टील में डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, मतलब स्टील के अंदर डक्टिलिटी जो गुण होता है वो बढ़ाने के लिए भी एनीलिंग विधि की जाती है। तीसरा पॉइंट है ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, मतलब अंदर के जो ग्रेन साइज होते हैं उनको रिसाइकलिंग या रिफाइन करने के लिए भी एनीलिंग विधि अपनाई जाती है। चौथा उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों का संशोधन करने के लिए, चालकता और चुंबकीयता का गुण का संशोधन करने के लिए भी एनीलिंग विधि की जाती है। और पांचवा पॉइंट है कि स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करने के लिए, मतलब स्टील के अंदर जब उसको गर्म ठंडा करते हैं तो आंतरिक जो तनाव आता है ग्रेन्स के अंदर उसको दूर करने के लिए भी एनीलिंग की जाती है। तो ये थी एनीलिंग विधि उष्मोपचार की।
उसके बाद में आता है चौथी विधि, नॉर्मलाइजिंग, सामान्यीकरण जिसको बोलते हैं, ऊष्मापचार की विधि है ये भी एक। इसमें क्या क्या आता है कि स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे सामान्यीकरण या फिर नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है। मतलब पार्ट्स के ऊपर स्टील जो पार्ट्स होता है उसको गर्म हालत में या ठंडी हालत में उसको हैमरिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, तो उसके आंतरिक जो स्ट्रेस होते हैं उसमें तनाव आ जाता है। उनको वापस उसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में लाने के लिए जो विधि, ऊष्मापचार की जो विधि की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहा जाता है, यह सामान्यीकरण कहा जाता है। किस प्रकार से की जाती है नॉर्मलाइजिंग विधि? मतलब इसमें स्टील के जो पार्ट्स होते हैं उनको उसके अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक गर्म किया जाता है, और ये तापमान है वो कार्य की मोटाई के अनुसार रखा जाता है। मतलब कार्य की जो मोटाई होती है उसके अनुसार ये तापमान होता है वो कुछ निश्चित समय तक रखा जाता है। इसके बाद गर्म किए हुए पार्ट्स को स्थिर हवा में ठंडा किया कर दिया जाता है। स्थिर हवा में बंद कमरे के अंदर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो अपने आप ही धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। इस प्रकार से नॉर्मलाइजिंग विधि की जाती है। उद्देश्य क्या होता है नॉर्मलाइजिंग का, कि नॉर्मलाइजिंग होती है वो क्यों की जाती है? तो नॉर्मलाइजिंग होती है वो स्टील पार्ट्स पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक जो स्ट्रेस होते हैं, जो तनाव होता है, उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। मतलब उसके जो आंतरिक स्ट्रेस होते हैं उसमें तनाव आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी नॉर्मलाइजिंग की जाती है। दूसरा होता है ग्रेन के साइज को रिफाइन करने के लिए, जब उसको गर्म या ठंडा करते हैं उनके जो ग्रेन का साइज होता है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको वापस रिफाइन करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती है। और तीसरा है आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों में की प्राप्ति के लिए भी नॉर्मलाइजिंग की जाती है। मतलब गुणों की यांत्रिक गुण होते हैं वो इच्छा अनुसार गुण लाने के लिए भी स्टील के अंदर नॉर्मलाइजिंग की जाती है।